स्वागत है आप सभी का। आज का टॉपिक है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में से आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इससे पहले मैंने आप लोगों को एक और इम्यूनिटी पढ़ाई थी और वो कौन सी थी? इननेट इम्यूनिटी, इनबॉर्न इम्यूनिटी। ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है इसको हम क्या बोलते हैं? उपार्जित प्रतिरक्षा, राइट। आप चाहें तो इसे और भी नामों से जान सकते हैं। इसे एडेप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं, एडेप्टिव इम्यूनिटी कहा जा सकता है इसे स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हैं, मतलब विशिष्ट प्रतिरक्षा। इसे विशिष्ट प्रतिरक्षा भी कह सकते हैं। तो स्पेसिफिक इम्यूनिटी का हो, एडेप्टिव इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी या हिंदी में उपार्जित प्रतिरक्षा, सारे के सारे नाम यही है। इसको उपार्जित क्यों कहा है? उपार्जित इसलिए कहा है, पहली बात तो उपार्जित क्यों कहते हैं? उपार्जित क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं इसको? तो इसका उत्तर क्या होगा? क्योंकि इस प्रकार की प्रतिरक्षा को जीव अपने जीवन काल में अर्जित करता है। जीवन काल में अर्जित करता है मतलब जन्म के बाद, है ना। बस ये चीज ध्यान रखनी, जन्म के बाद। उपार्जित क्यों कहते हैं? उपार्जित का मतलब होता है लेना। क्योंकि इस प्रकार की प्रतिरक्षा को जीव अपने जीवन काल में अर्जित करता है, इसीलिए क्या बोलते हैं? इसको उपार्जित कहते हैं। ठीक है। अब उपार्जित प्रतिरक्षा के लिए क्या जरूरी है? उपार्जित प्रतिरक्षा के लिए उपार्जित प्रतिरक्षा के लिए क्या जरूरी है? ये मैंने दूसरा प्रश्न लिखा। यदि उपार्जित प्रतिरक्षा पानी है किसी जीव को, तो उसके लिए क्या जरूरी है? तो दो चीजें जरूरी है। प्रतिजन, दो चीजें। प्रतिजन या तो प्राकृतिक रूप से शरीर में प्रवेश कर जाए, राइट। प्रतिजन या तो प्राकृतिक रूप से शरीर में प्रवेश कर जाए। आपको मालूम है कि प्रतिजन शरीर में प्रवेश करेगा तो उसके खिलाफ भी शरीर प्रतिक्रिया देगा और हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षा विकसित होती है। तो प्रतिजन या तो प्राकृतिक रूप से शरीर में प्रवेश कर जाए, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। मान लीजिए चिकन पॉक्स है, तो जब आपको बचपन में चिकन पॉक्स हुआ था तो तब वैक्सीन वगैरह तो उपलब्ध था नहीं, तो चिकन पॉक्स का जो वायरस है वो आपके शरीर के अंदर आया, तो पैथोजन अंदर आ गया ना, प्राकृतिक रूप से अंदर आया, और उसके अगेंस्ट आपके शरीर ने क्या विकसित कर दी? प्रतिरक्षा विकसित कर दी। इसलिए 95% केस में आपको वापस चिकन पॉक्स नहीं होगा लाइफ टाइम में। 5% केस में हो सकता है, लेकिन ये प्राकृतिक रूप से शरीर के अंदर है। तो उपार्जित प्रतिरक्षा हासिल करने के लिए जरूरी कि या तो प्रतिजन, एंटीजन प्राकृतिक रूप से शरीर में आए, या हम प्रतिजन को शरीर में वैक्सीन यानी कि टीके शरीर में वैक्सीन के रूप में डाल दें, वैक्सीन के रूप में डाल दें। ठीक है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन कहते हैं, राइट। इम्यूनाइजेशन। अब कई लोग प्रश्न करते हैं, कई बच्चे प्रश्न करते हैं कि सर जब शरीर में प्राकृतिक रूप से ही आ रहा है और प्रतिरक्षा विकसित हो रही है तो फिर हमको इसकी क्या जरूरत है? फिर इसकी तो जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, लेकिन जरूरत है। आप इंतजार मत कीजिए कि वो प्राकृतिक रूप से शरीर में आएगा, आप उसको डाल दीजिए। क्यों? क्योंकि यहां पर इफेक्ट, प्रभाव क्या होगा? ज्यादा, और यहां पर कम होगा। आज मुझे एक बात बताओ, चिकन पॉक्स का वायरस यदि प्राकृतिक रूप से शरीर के अंदर आया तो आपको पूरा प्रभावित कर दिया था ना उसने।
लेकिन यदि वैक्सीन ले लिए तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वैक्सीन हमेशा कैसा होता है, आपको मालूम है कि वैक्सीन जो होता है वो हमेशा कैसा होता है, ट्रीटेड होता है या वीकेंड होता है, वीक किया हुआ होता है, पैथोजन को वीक कर देते हैं, उसी को तो शरीर के अंदर डालते हैं। तो इसका इंतजार नहीं करना है, शरीर के अंदर वैक्सीन को पहले डाल देना है। क्यों? क्योंकि कई लोग कह सकते हैं ना कि प्राकृतिक रूप से आ रहा है तो हम वैक्सीन के पैसे क्यों खर्च करें। भाई पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे, यदि करोगे और वैक्सीन ले लिया तो आपको प्रतिरक्षा मिल जाएगी। अब सोचो जरा, यदि कोरोना का वैक्सीन पहले विकसित हो गया होता और हमने ले लिया होता, वो तो बात अलग है। वैक्सीन इस बार ये जो पैथोजन था पहले एनवायरमेंट में था ही नहीं, इसलिए वैक्सीन बना ही नहीं। यदि अब एनवायरमेंट में आया है तो हमने वैक्सीन बनाई है और मजबूरी वश हमको वैक्सीन लेनी पड़ेगी ताकि फ्यूचर के अंदर कोरोना जो है वो अपनी बॉडी के अंदर आए तो अपने को हार्म ना करे। तो ये उपार्जित प्रतिरक्षा के लिए ये चीज जरूरी है। ठीक है, अब ये जो उपार्जित प्रतिरक्षा है इसकी क्या क्या खासियत है उपार्जित प्रतिरक्षा की, ये आपने देख लिया है, क्लियर, हटा दें इसको। अब उपार्जित प्रतिरक्षा के मुख्य गुणधर्म क्या है वो देखिए। उपार्जित प्रतिरक्षा के मुख्य फीचर क्या है? नंबर एक डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? विविधता। इस प्रकार की प्रतिरक्षा द्वारा अनेक प्रकार के रोगजनकों को नष्ट किया जा सकता है। इसकी डाइवर्सिफाइड है, बहुत ज्यादा विविधता है। इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर इतनी विविधता नहीं थी, यहां पर विविधता बहुत ज्यादा है। इस प्रकार की प्रतिरक्षा के द्वारा अनेक प्रकार के रोगजनकों को हम क्या कर सकते हैं? नष्ट कर सकते हैं। नंबर 2 जो इसका मुख्य फीचर है वो है स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है विशिष्टता, है ना। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज पैथोजन स्पेसिफिक, मतलब रोगजनकों के लिए विशिष्ट होती है। रोगजनक के लिए यह प्रतिरक्षा विशिष्टता लिए होती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप कोरोना का वैक्सीन बन जाएगा आने वाले दिनों में, तो आप जब कोरोना का वैक्सीन लोगे तो आगे आने वाले दिनों के अंदर कोरोना वायरस आपकी बॉडी के अंदर आएगा तो आपको अटैक नहीं कर पाएगा वो। तो स्पेसिफिसिटी होगी ना। किसी ने टाइफाइड का वैक्सीन लिया हुआ है तो टाइफाइड के प्रति प्रतिरक्षा मिल जाएगी, तो स्पेसिफिसिटी, राइट। और तीसरा जो है सेल्फ व नॉन सेल्फ के बीच भेद करना, ये इसकी खासियत है। सेल्फ और नॉन सेल्फ का मतलब क्या होता है? बाहर से आने वाले पैथोजन को नष्ट करना। बाहर से आने वाले पैथोजन को नष्ट करना। बाहर से आने वाला मतलब कौन हुआ? नॉन सेल्फ मतलब पराया, अपना नहीं। बाहर से आने वाले जो पैथोजन है उसको पहचाना, फॉरेन एजेंट को पहचाना और उसको नष्ट करना। लेकिन अपने ऑर्गन्स को नष्ट नहीं करना। क्यों? क्योंकि उसको अपने शरीर के ऑर्गन्स की पहचान है, तो वो तो क्या होगी? सेल्फ, अपना। तो ये इसकी तीसरी पावर है। वापस से बोल रहा हूं, उपार्जित प्रतिरक्षा किताबों में ढंग से नहीं समझाई गई, इसको ढंग से समझ लो, पूरा डिटेल में मैं पढ़ा रहा हूं। उपार्जित प्रतिरक्षा के मुख्य फीचर क्या है? डाइवर्सिटी, स्पेसिफिसिटी, समझ में आ रहा है ना। डाइवर्सिटी विशिष्ट विविधता, स्पेसिफिसिटी विशिष्टता,
अपने और पराये के बीच में भेद, सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में भेद। और अब आ रहा हूं मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, ये तीनों फीचर क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो फिर हटा दूंगा। चौथा जो फीचर है वो बहुत खास है, चौथा जो फीचर है वो है मेमोरी, राइट। जो पूरी की पूरी सबसे खास जो पॉइंट है वो है मेमोरी। फोर्थ पॉइंट मेमोरी, है ना। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, याद रखना, एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज बेस्ड ऑन मेमोरी, यादाश्त के ऊपर। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज बेस्ड ऑन मेमोरी ऑफ सेल्स। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, उपार्जित प्रतिरक्षा बेस्ड है किसके ऊपर? मेमोरी ऑफ सेल्स के ऊपर, है ना। बेस्ड ऑन मेमोरी, बहुत बहुत खास है भाई, है ना। बेस्ड ऑन मेमोरी, there are two type of immune responses. Based on memory, there are two types of immune responses. मेमोरी के ऊपर आधारित दो प्रकार की प्रतिक्रियाएं होती है, दो प्रकार की प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है। बहुत खास है भैया, ढंग से समझ लेना। There are two types of the immune responses. Based on memory, there are how many types of immune responses? Two type of immune responses. नंबर एक, प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया, यानी कि प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स। प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया ये क्या चीज होती है? जब पैथोजन यानी कि रोगजनक शरीर में प्रथम बार प्रवेश करता है तो उसके खिलाफ शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया उत्पन्न करता है। क्या कहा मैंने? जब पैथोजन शरीर में सबसे पहली बार प्रवेश करता है तो उसके खिलाफ शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र, हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया उत्पन्न करता है। एवं यह अनुक्रिया कम तीव्रता की होती है, कम तीव्रता की होती है, इसलिए हम बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए हम क्या हो जाते हैं? बीमार पड़ जाते हैं। जब पैथोजन शरीर में प्रथम बार प्रवेश करता है तो उसके खिलाफ शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया उत्पन्न करता है और यह अनुक्रिया कम तीव्रता की होती है, इसलिए हम बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन प्रथम एनकाउंटर, शरीर का प्रथम एनकाउंटर हुआ ना किससे? पैथोजन से। प्रथम एनकाउंटर हुआ, पहली बार है, लेकिन प्रथम एनकाउंटर की मेमोरी सेल्स में फीड हो जाती है। आप समझना भाई, ध्यान से सुनना। अब क्या पढ़ा रहा हूं? द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रिया, द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रिया यानी कि सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। ये क्या होती है? यदि वही पैथोजन मतलब रोगजनक जो अपने अंदर प्रथम बार प्रवेश किया था, यदि वही पैथोजन शरीर में दोबारा प्रवेश करता है तो शरीर में स्थित मेमोरी सेल्स जो प्रथम एनकाउंटर के
वक्त बनी थी वह एक्टिवेटेड होकर पैथोजन को नष्ट कर देगी। पैथोजन को नष्ट कर देगी, समझ में आ रहा है? द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रिया कब विकसित होगी? जब वही पैथोजन दोबारा आपके शरीर में प्रवेश करेगा। तो यदि वही पैथोजन शरीर में दोबारा प्रवेश करेगा तो शरीर में स्थित मेमोरी सेल्स जो प्रथम एनकाउंटर के वक्त में बनी थी वह एक्टिवेट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उनको एनकाउंटर की याद ताजा हो जाएगी। क्योंकि ये पूरा के पूरा एक्वायर्ड इम्यूनिटी मेमोरी पर बेस्ड है। तो वक्त बनी थी वो एक्टिवेट होकर पैथोजन को क्या कर देगी? नष्ट कर देगी। और ये जो इम्यूनिटी होती है ना, ये वाली जो इम्यूनिटी होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रकार की होती है। याद रखना, ये जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है ना, ये बहुत सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, ये वाला, यह अनुक्रिया बहुत स्ट्रॉन्ग व हाई इंटेंसिटी की होती है। हाई इंटेंसिटी की होती है, इसलिए वो पैथोजन को क्या कर देगी? किल कर देगी। क्लियर? तो याद रखना, एक्वायर्ड इम्यूनिटी मेमोरी के ऊपर बेस्ड है, राइट? एक्वायर्ड इम्यूनिटी किसके ऊपर बेस्ड है? मेमोरी के ऊपर बेस्ड है। बेस्ड ऑन दिस मेमोरी दो प्रकार की इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हुई है, प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया और द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रिया। इसीलिए तो एक बार जब पैथोजन अंदर आता है, मान लीजिए चिकन पॉक्स का एजेंट आपके अंदर बॉडी के अंदर एक बार आया बचपन के अंदर, तो प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया हुई। अब दोबारा यदि अपनी बॉडी के अंदर आएगा तो द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रिया होगी और हम बीमार नहीं पड़ेंगे। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अब ध्यान से सुनो, बहुत खास जो कई किताबों में आपको देखने को नहीं मिलता है वो यहाँ पर सीखने की कोशिश करो इस पूरे डिटेल वीडियो के अंदर। नाउ, इम्यून सिस्टम की सेल्स का निर्माण, इम्यून सिस्टम की सेल्स का निर्माण बोन मेरो बोले तो अस्थि मज्जा, बोन मेरो बोले तो अस्थि मज्जा। इम्यून सिस्टम की सेल्स का निर्माण बोन मेरो में उपस्थित बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल्स मैं कहूंगा। इनफैक्ट इम्यून सिस्टम की सेल्स का निर्माण बोन मेरो में उपस्थित जितनी भी सेल्स होती है, चाहे वो बी सेल्स हो, टी सेल्स हो, आपने सुनी होगी, इम्यून सिस्टम की सेल्स का निर्माण बोन मेरो में उपस्थित प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल से होता है। प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल्स क्या होती है? जो किसी भी अन्य सेल्स को ये बना सकती है, किसी भी सेल को बना सकती है। तो इम्यून सिस्टम की सेल्स का निर्माण बोन मेरो में उपस्थित प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल से होता है। नाउ, प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल्स जो होती है, प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल्स दो प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण कर सकती है। प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल जो बोन मेरो में है वो दो प्रकार की स्टेम सेल्स का निर्माण कर सकती है, माइलॉइड स्टेम सेल्स और लिम्फोइड स्टेम सेल्स। प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल दो प्रकार की स्टेम सेल्स का निर्माण करती है, माइलॉइड स्टेम सेल्स और लिम्फोइड स्टेम सेल। ये जो माइलॉइड स्टेम सेल्स है ना, ये तो किसका निर्माण करती है? इनके द्वारा, जैसे मोनोसाइट्स का, इनके द्वारा, ये क्लियर कर लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्रोफेजेस का। मोनोसाइट तो सबने सुना है, पिछले वीडियो में भी सुना था। मैक्रोफेजेस मतलब वृहद बक्षाणु का, और कई सारे ग्रेनुलोसाइट जैसे न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, बेसोफिल्स, एसिडोफिल्स आदि का निर्माण समझ में आ रहा है? बोन मेरो के अंदर मैं ये कह रहा हूं, इम्यून सिस्टम की सेल्स का निर्माण बोन मेरो में उपस्थित प्लूरोपोटेंट सेल से होता है। अब प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल जो है वो दो प्रकार की, माइलॉइड स्टेम सेल्स और लिम्फोइड स्टेम सेल्स। माइलॉइड स्टेम सेल्स मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और एसिडोफिल्स आदि का क्या करती है? निर्माण करती है। और लिम्फोइड स्टेम सेल्स जो है वो क्या करती है? तो लिम्फोइड स्टेम सेल्स किसका निर्माण करेगी? तो ये निर्माण करेगी किसका? जैसे कि बी सेल्स का, जैसे कि टी सेल्स का, है ना।
ये किसका निर्माण करेगी? बी सेल्स का। बी सेल्स समझते हो ना, जैसे कि बी सेल्स मतलब बी लिम्फोसाइट्स का और टी लिम्फोसाइट्स का, है ना, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। और एक और तरीके की सेल्स होती है एनके सेल्स। एनके सेल्स समझते हो? नेचुरल किलर सेल्स। नेचुरल किलर सेल्स। क्लियर है? ये चीज क्लियर है? अब ये क्लियर हो गया है, बी सेल्स, टी सेल्स और नेचुरल किलर सेल्स, इनका निर्माण किससे हुआ है? ये लिम्फोइड स्टेम सेल्स, जो कि प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल का ही एक टाइप है। ठीक है, अब अभी मैंने आपको प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया और द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रिया पढ़ाई थी। तो ये जो प्राथमिक और द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रिया वो उत्पन्न किसके द्वारा किया जाता है? बी और टी सेल्स के द्वारा किया जाता है। याद रखना, स्टार बना के लिख रहा हूं कि प्राथमिक व द्वितीयक ये जो डेट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून प्रतिरक्षा अनुक्रिया, प्राथमिक व द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रिया को बी सेल्स व टी सेल्स, बी सेल्स व टी सेल्स जनरेट करती है। बी सेल्स व टी सेल्स जनरेट करती है। समझ में आ रहा है क्या कहा मैंने? प्राथमिक व द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रिया को बी सेल्स व टी सेल्स जनरेट करती है। अब ये जो प्राथमिक और द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रिया है, बी सेल्स का मतलब क्या हुआ? बी लिम्फोसाइट्स। और टी सेल का मतलब क्या हुआ? दैट इज टी लिम्फोसाइट। तो बेटा ये जो बी लिम्फोसाइट्स है ना, बी लिम्फोसाइट्स जिनको कि आप बी सेल्स कह रहे हो, राइट, ये क्या करती है? they produce a army of proteins. They produce an army of proteins in our body called, very very important, antibodies. तो ये बात तो क्लियर हो गई कि बी सेल्स के द्वारा एक आर्मी ऑफ प्रोटीन्स का जनरेशन होता है बॉडी के अंदर, और उनको बोलते हैं एंटीबॉडीज। आप सब जानते हो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी को क्या देती है? प्रोटेक्शन देती है। और दूसरे जो होते हैं, जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स या जिसको कि हम टी सेल्स कहते हैं, टी सेल्स, ये एंटीबॉडीज नहीं बनाती है, लेकिन बी सेल्स को एंटीबॉडीज बनाने के लिए प्रेरित करती है। इनके द्वारा एंटीबॉडीज तो नहीं बनाई जाती, एंटीबॉडीज तो नहीं बनाई जाती, लेकिन ये बी सेल्स को एंटीबॉडीज बनाने के लिए प्रेरित करती है। ये बी सेल्स को एंटीबॉडीज बनाने के लिए प्रेरित करती है, तो स्वयं ये एंटीबॉडीज नहीं बनाती है। अब ये टी लिम्फोसाइट कैसे वर्क करेगी और बी लिम्फोसाइट कैसे वर्क करेगी, उसको अपने को डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, ये क्लियर है? यहां तक क्लियर? अब खास बात, कंपोनेंट्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के कंपोनेंट्स क्या है? तो दो कंपोनेंट खास है, दो घटक खास है, वो आपको समझने होंगे ढंग से। क्या लिखा मैंने? कंपोनेंट्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कंपोनेंट्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब उपार्जित प्रतिरक्षा के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? तो दो घटक है, AMIS और दूसरा है CMIS। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है बेटा? एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, और दूसरा जो है वो है सेल मीडिएटेड इम्यून
सिस्टम। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी यदि पढ़ना है अपने को तो दो चीजें पढ़नी, AMIS और CMIS, बहुत बहुत खास है। पहली चीज मैं पढ़ा रहा हूं, प्रतिरक्षी माध्यस्थ प्रतिरक्षा तंत्र, है ना, मतलब कि एंटीबॉडी, ये हिंदी में लिखा है मैंने, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। ठीक है, प्रतिरक्षा माध्यस्थ प्रतिरक्षा तंत्र, शॉर्ट में क्या बोला, AMIS, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। अब ये जो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम जो है शरीर का, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का जो ये वाला तंत्र है, ये प्रतिरक्षी माध्यस्थ प्रतिरक्षा एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम को कौन जनरेट करता है, तो याद रखना बी सेल्स द्वारा जनरेट होती है। यह प्रतिरक्षा किसके द्वारा जनरेट होती है, बी सेल्स के द्वारा, है ना। ये किसके द्वारा जनरेट होती है, बी सेल्स के द्वारा जनरेट होती है। और आप सब जानते हो बी सेल्स क्या जनरेट करेगी, एंटीबॉडीज। बी सेल्स क्या बनाएगी बेटा, एंटीबॉडीज, प्रतिरक्षी का निर्माण करेगी, निर्माण करेगी। अच्छा, बी सेल्स कहां पर है, बी सेल्स, ये जो एंटीबॉडीज है, एंटीबॉडीज कहां पर सर्कुलेट होगी बेटा, एंटीबॉडीज यानी कि प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज ब्लड व लिम्फ में, ब्लड व लिम्फ में सर्कुलेट होती है, ब्लड और लिम्फ में सर्कुलेट होती है। इसलिए AMIS, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षी माध्यस्थ प्रतिरक्षा तंत्र को, AMIS को ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी कहते हैं। ह्यूमोरल इम्यूनिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी कहते हैं। ह्यूमोरल का मतलब क्या होता है बेटा, कई लोगों को ये नहीं मालूम है। फ्लूइड होता है, क्योंकि ये एंटीबॉडीज फ्लूइड में सर्कुलेट हो रही है ना, रक्त में, लसिका में सर्कुलेट हो रही है, तो इसको ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी कहते हैं। तो इसका मतलब क्लियर है, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी को मैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी कहूंगा, ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी कह सकता हूं मैं। ठीक है, ये ब्लड में क्या होती है, सर्कुलेट होती है। ठीक है, अब खास बात, बहुत खास बात आ रही है, उसको समझना। ये क्लियर है, आगे बढ़ूं मैं। अब क्या होता है बेटा कि बी सेल्स के ऊपर बी सेल्स के ऊपर, बी सेल्स पर स्थित एंटीबॉडीज जब एंटीजन से बाइंड होती है, एंटीजन से बाइंड होती है, तो ये एक्टिवेटेड हो जाती है एवं दो प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करती है। दो प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करती है। नंबर एक कौन सी, डेट इज प्लाज्मा बी सेल्स, और दूसरी मेमोरी बी सेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, प्लाज्मा बी सेल्स और मेमोरी बी सेल्स। इनका जीवन काल क्या होता है, अल्प। इनका जीवन काल लंबा होता है। और ये जो प्लाज्मा बी सेल्स है, प्लाज्मा बी सेल्स जिनका जीवन काल अल्प है, इनके द्वारा एंटीबॉडीज का क्या होता है, निर्माण। मतलब बी सेल्स पर स्थित एंटीबॉडी जब एंटीजन से बाइंड हो जाती है तो ये बी सेल्स एक्टिवेटेड हो जाती है और दो प्रकार की सेल्स बनेगी, प्लाज्मा बी सेल्स और मेमोरी बी सेल्स। क्लियर। तो इनका जीवन काल अल्प है, इनका जीवन काल लंबा है। इनके द्वारा एंटीबॉडीज का क्या होता है, निर्माण होता है, जो ब्लड में सर्कुलेट
होकर पैथोजन को नष्ट करती है। ये जो प्लाज्मा बी सेल्स है इनको हम इफेक्टर सेल्स भी कहते हैं। प्लाज्मा बी सेल्स को इफेक्टर सेल भी कहते हैं। और ये जो मेमोरी बी सेल्स है उनको मेमोरी बी सेल्स को हम प्राइम्ड सेल्स भी कहते हैं। इनका जीवन काल क्या होता है? लंबा होता है, लेकिन ये इनएक्टिवेटेड रहती है। जो बाद में एक्टिवेट हो सकती है, ठीक है। लेकिन जो सबसे खास थी वो कौन सी थी? प्लाज्मा बी सेल्स थी। वो कौन सी थी भाई? प्लाज्मा बी सेल्स। तो बी सेल्स पर स्थित एंटीबॉडी जब एंटीजन से बाइंड होती है तो ये एक्टिवेटेड हो जाती है एवं दो प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करेगी, प्लाज्मा बी सेल्स और मेमोरी बी सेल्स। प्लाज्मा बी सेल्स को इफेक्टर सेल कहते हैं। इनके द्वारा एंटीबॉडीज का निर्माण होता है जो ब्लड में सर्कुलेट होकर पैथोजन को नष्ट करती है और इनका जीवन काल अल्प होता है। मेमोरी बी सेल जीवन काल लंबा, इनएक्टिवेट रहती है, जो बाद में एक्टिवेट हो सकती है। इनको प्राइम्ड सेल्स कहते हैं। क्लियर है? अब आ जाते हैं दूसरा, लेकिन उससे पहले एक चीज और। इसी केस में एएमआईएस के लिए एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम के अंदर ये याद रखना कि ये केवल बैक्टीरिया व वायरस को ही किल कर सकती है। बैक्टीरिया और वायरस को ही ये किल कर सकती है। कैंसर के प्रति इम्यूनिटी नहीं दर्शाती। कैंसर के प्रति इम्यूनिटी नहीं दर्शाती है। बैक्टीरिया और वायरस को ही किल कर सकती है। और ट्रांसप्लांटेशन अंग प्रत्यारोपण के वक्त यह प्रतिरक्षा कार्य नहीं करती। प्रतिरक्षा कार्य नहीं करती। यह प्रतिरक्षा कार्य नहीं करती। क्लियर? और अब जो दूसरी वाली है CMIS, कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम जो है वो किसके द्वारा जनरेट होता है? तो बी सेल्स तो क्या उत्पन्न करती है? एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी कौन देती है? बी सेल्स। यह इम्यूनिटी टी सेल्स द्वारा दी जाती है। इनका विभेदन थाइमस में होता है। मतलब मैच्योरिटी वगैरह और विभेदन वगैरह कहां पर होता है? थाइमस ग्रंथि के अंदर होता है। यह इम्यूनिटी टी सेल्स के द्वारा होती है। यह फंगस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस एवं अन्य सभी पैथोजन पर क्रिया कर सकती है। ठीक है? और क्या है? यह सेल्फ व नॉन सेल्फ, अपनी और पराये के बीच में विभेद कर सकती है, डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है। सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच विभेद कर सकती है। मैंने शुरुआत में आज आपको कहा था ना, जब एक्वायर्ड इम्यूनिटी के कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ा था तो वो सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है। तो ये जो CMIS है, कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र है, वो कर सकता है ये। ठीक है? अच्छा, कैंसर के प्रति इम्यूनिटी दर्शाती है। कैंसर के प्रति इम्यूनिटी मतलब प्रतिरक्षा दर्शाती है। प्रतिरक्षा दर्शाती है।
कैंसर के प्रति इम्यूनिटी शो करती है। ठीक है, अब ये जो टी सेल्स है ना, ये टी सेल्स बनी किससे थी, याद है ना? ये टी सेल्स किससे बनी थी? लिम्फोइड स्टेम सेल से, याद है? लिम्फोइड स्टेम सेल से क्या बनी थी? टी सेल्स। अब ये जो टी सेल्स होती है वो अलग अलग प्रकार की हो सकती है। जैसे बी सेल्स कितने प्रकार की थी? बी सेल्स डिफ्रेंशिएट हुई थी ना दो प्रकार के अंदर, अभी पढ़ाया था मैंने, प्लाज्मा बी सेल्स और मेमोरी बी सेल्स। उसमें से जो एंटीबॉडीज बनाती है वो कौन थी? प्लाज्मा बी सेल्स यानी कि इफेक्टर सेल्स। वैसे ही याद रखना, ये जो CMIS है, कोशिका माध्यिक प्रतिरक्षा है, CMIS जो है, इसके अंदर जो टी सेल्स है, टी सेल्स अलग अलग प्रकार की होती है, अलग अलग प्रकार की होती है। टी सेल्स भी कितने प्रकार की? अलग अलग प्रकार की। राइट, इसको हटा दो। टी सेल्स भी अलग अलग प्रकार की। कौन कौन सी? तो सबसे पहली जो है, जो सबसे खास टी सेल्स जो कि अपने को क्या देती है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देती है, और उसका नाम है, आपने सुना होगा, TH, मतलब टी हेल्पर सेल। टी हेल्पर सेल, इनको हेल्पर सेल कहा है, क्यों कहा है? यह सेल्स, याद करो, प्लाज्मा बी सेल्स को एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित करती है। मैंने कहा था ना, टी सेल्स खुद तो नहीं बनाती है, लेकिन बी सेल्स को एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित करती है। तो ये वाली सेल्स है, तभी तो इनको हेल्पर सेल कहा है ना। साइटोटॉक्सिक सेल्स या किलर सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स या किलर सेल्स, ये क्या करती है? ये डायरेक्टली पैथोजन को किल करती है। ठीक है, और दो अन्य प्रकार की सेल्स होती है, एक तो होती है मेमोरी टी सेल्स, और एक है सप्रेसर सेल्स। ये चार प्रकार की सेल्स है जो कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी आपको देती है, कोशिका माध्यिक प्रतिरक्षा देती है। इनमें से ये सबसे खास है, TH, साइटोटॉक्सिक सेल, मेमोरी सेल्स और सप्रेसर टी सेल। अच्छा, एक और चीज याद रखना, मैंने पहले भी वीडियो में जिक्र किया था, एक NK सेल्स और होती है, नेचुरल किलर सेल्स। ये भी आपको CMIS देती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देती है। आपको मालूम है नेचुरल किलर सेल्स क्या करती थी? वो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस रिलीज करती, परफोरेंस, जो कि क्या करती है? पैथोजन के झिल्ली को भेद देती है, उसमें पोर्स बना देती है, जिससे पैथोजन के अंदर जल प्रवेश करता है और वो स्वेल हो जाता है और बस्ट हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये NK सेल्स के बारे में भी ध्यान रखना। लास्ट में एक और चीज जो मैंने पूरा एक वीडियो ही पूरा बना दिया था उसके ऊपर, याद रखना, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंतर्गत ही, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंतर्गत ही दो और चीजें आती है। एक आती है बेटा एक्टिव इम्यूनिटी और एक आती है पैसिव इम्यूनिटी। मैंने पूरा के पूरा वीडियो बना रखा है इसके ऊपर, आप डिटेल वीडियो, बहुत लंबा वीडियो मैंने बनाया था इसके ऊपर, आप देख सकते हैं। यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये दो प्रकार की, सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा भी दो प्रकार की होती है ना। एक शॉर्ट में मैं बता दूं, एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर तो क्या होता है, पैथोजन बाहर से शरीर के अंदर आता है और उसके अगेंस्ट बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी के अंदर हम रेडीमेड एंटीबॉडीज को शरीर के अंदर डालते हैं पैथोजन से बचाव के लिए। यहाँ पर रेडीमेड एंटीबॉडीज डाली जाती है। एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर शरीर एंटीजन के खिलाफ क्या बनाता है, एंटीबॉडीज बनाता है। तो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी मैंने आपको पहले ही पढ़ा दी थी, मतलब एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी मैंने पहले ही पढ़ा दी थी। क्लियर? तो आज का जो वीडियो था वो हमारा उपार्जित प्रतिरक्षा के ऊपर था, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के ऊपर था। तो होप्स हो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए खूब सारे, ढेर सारे वीडियोस लेकर आऊँ। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, मैं बहुत सारे वादा करता हूँ कि बहुत सारे वीडियोस आपके सामने लेकर आऊँगा। बस आप वीडियोस को शेयर करते रहिए, खूब सारा शेयर करो, हर बच्चे के पास में ये वीडियोस पहुँचे।
मैं चाहता हूँ कि सबको लाभ मिले, बस एक ही इच्छा है, और इस इच्छा को आप पूरी कर भी रहे हो, भरपूर प्यार दे रहे हो, सहयोग दे रहे हो, उसको बनाए रखना। थैंक्स अ लॉट। हम फिर मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए अलविदा।